नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे पॉलिटिशियन और नेता के बारे में जिसने महज 14 साल की उम्र में अपने दादी को एक बॉम्ब स्फोट के हल्ले में जाते हुए देखा, जिसने अपने बचपन में ही अपने पिताजी की बॉम्ब स्फोट से हत्या होती हुई देखा। एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसे भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने 2014 से लेकर 2020 तक सिर्फ अपमान और बदनामी के सिवा कुछ और नहीं दिया। एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसे इतना अपमान और बदनाम होने के बाद भी जो आज भारत जोड़ने की बात कर रहा है। एक ऐसा पॉलिटिशियन जो आज नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकानें खोलने की बात कर रहा है। एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसे पप्पू कहकर इस देश की मीडिया ने, इस देश की सोशल मीडिया ने बार बार नीचा दिखाने का काम किया। आप सब समझ गए होंगे। आज बात करेंगे राहुल गांधी जी के बारे में। नमस्कार, मैं वैभव सांगळे। अभी मैं अहमदाबाद में MBA कर रहा हूं। राहुल गांधी जी के बारे में बोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका असली चेहरा और असली नेतृत्व इस देश की मीडिया ने कभी सामान्य जनता के सामने आने ही नहीं दिया। अगर आप पूछेंगे इस देश में सबसे ज्यादा शापित जन्म किसका है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पूछेंगे इस देश में सबसे ज्यादा शापित जन्म किसका है, तो मैं बोलूंगा राहुल जी गांधी का। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो एक अमीर घर में पैदा होता है। अब इसमें राहुल जी की गलती नहीं है कि वो एक बड़े घर में पैदा हुए, लेकिन फिर भी इस जन्म के कारण उनको बहुत सारी चीजों से, मतलब बहुत लोगों ने, मीडिया ने बार बार बोला कि आप अमीर घर में जन्म लिए हो, आपको गरीबों का दुख क्या पता चलेगा। अब इसमें राहुल गांधी की तो गलती नहीं है कि वो अमीर घर में पैदा हुए, लेकिन ये भी ठीक है। बाद में क्या हुआ, यही राहुल गांधी जिनको बार बार अलग अलग नामों से इस देश में बदनामित किया गया, अपमानित किया गया, और इस देश में 2014 के चुनाव आ गए और पूरे कांग्रेस की आला कमान इस राहुल गांधी के हाथ में दी गई। अब इस चुनाव में हुआ क्या कि कांग्रेस की देश में बहुत बड़ी हार हो गई। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। फिर 5 साल वही चांद, इस राहुल गांधी को और बदनाम किया गया इस देश में, और फिर 2019 के चुनाव आए और फिर वही हुआ। फिर कांग्रेस को एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा। फिर क्या हुआ, इस देश का हर वो नागरिक, हर वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, वो यही बोलने लगा कि नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में अब कांग्रेस आगे नहीं जा सकती। राहुल गांधी का नेतृत्व इस काबिल नहीं है कि वो कांग्रेस को फिर से इस देश में बड़ी पार्टी बना पाए, और हर कोई राहुल गांधी के नेतृत्व पे शक लेने लगा। फिर क्या हुआ, राहुल गांधी जी के पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो ये सब छोड़ के विदेश चले जाओ और अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करो क्योंकि किसी भी चीज की कमी तो है नहीं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि फिर संघर्ष करो और फिर एक बार इंडियन पॉलिटिक्स में अपने पैर जमाओ। लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग अक्सर संघर्ष करना चाहते हैं वो कभी मैदान नहीं छोड़ते। जो लोग अक्सर संघर्ष करना जानते हैं वो कभी मैदान नहीं छोड़ते, और राहुल गांधी जी ने भी वही किया। उन्होंने फिर एक बार हिंदुस्तान में ही रह के, फिर एक बार संघर्ष करके, फिर एक बार इंडियन पॉलिटिक्स में आने का सोचा। और जबकि पार्टी के सारे कार्यकर्ता ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी की काबिलियत नहीं है पार्टी को संभालना, तो इसी राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और ऐलान किया ऐतिहासिक, हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़ी भारत जोड़ो यात्रा का। अब इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या हुआ, हर कोई यही बोल रहा था कि ये यात्रा 10 किलोमीटर तक चलेगी, कोई बोल रहा था 20 किलोमीटर तक चलेगी, कोई बोल रहा था तूफान आएगा, बारिश आएगा। लेकिन एक ऐसा यात्रा हुई जो 3500 किलोमीटर तक चली, जिसमें ना कोई बारिश इस यात्रा को रोक पाई, ना कोई तूफान इस यात्रा को रोक पाया, ना कोई संकट इस यात्रा को रोक पाया। राहुल गांधी चल रहे थे और करोड़ों लाखों लोग आंखों में एक सपना लिए हुए राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, फिर से एक बार इस भारत को जोड़ने के लिए। राहुल गांधी माताओं को, बहनों को गले लगा रहे थे और इस देश को एक नई उम्मीद दे रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इसी यात्रा के बीच इसी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। इसी यात्रा के बीच कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश भी जीता। अब ये यात्रा जैसे जैसे आगे जा रही थी, लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़ते जा रहे थे और राहुल गांधी की छवि इस देश में सच में बदल रही थी। लोगों के मन में राहुल गांधी के लिए प्यार उमड़ रहा था और हर कोई घर से बाहर आके राहुल गांधी को एक बार देखना चाहता था। और फिर आगे जाके क्या हुआ, इसी यात्रा के बीच हिमाचल जीत लिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इसी यात्रा के बीच अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी और आखिर में जाके ये यात्रा खत्म हो गई। जैसे ये यात्रा खत्म हो गई, राहुल गांधी रुके नहीं। सदस्यता जाने के बावजूद भी राहुल गांधी ने बार बार मोदी से सवाल पूछे। पंतप्रधान जैसे बहुत सारे सवालों को बार बार उनको घेरा गया। अब क्या हुआ, यात्रा हुई, सब हुई, अब लगा कि राहुल घर में बैठेंगे, लेकिन नहीं। फिर राहुल किसानों के साथ में खेत में दिखे,
किसान के खेत में राहुल फसल लगाते हुए देखे, राहुल ट्रैक्टर चलाते हुए देखे, राहुल मैकेनिकल के शॉप में जाके उनकी समस्या जानने लगे, राहुल ट्रक ड्राइवर के ट्रक में बैठ के उनके साथ सफर करने लगे, उनकी समस्याएं जानने लगे, क्यों उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है इस देश में वो जानने लगे। फिर सच में ऐसा लगा कि नहीं नहीं, इस देश में राहुल की छवि बदल रही है। अब जब हिंदुस्तान में मणिपुर जल रहा है, मणिपुर का हर वो व्यक्ति जो मणिपुर में रहता है हिंदुस्तान की सरकार से भीख मांग रहा है कि हमें न्याय दो, हमें पूर्ववत स्थिति पे फिर से एक बार लाओ। लेकिन ऐसी स्थिति में मणिपुर में अगर सबसे पहले कोई जाता है तो हमारे राहुल गांधी जी होते हैं, और राहुल गांधी वहां जाके उन लोगों से बात करते हैं, माता बहनों को गले लगाते हैं, उनको फिर से जीने की एक उम्मीद देते हैं। जैसे ही राहुल गांधी उस मणिपुर से बाहर आते हैं तो वहां की एक लड़की, एक महिला मीडिया के सामने बोलती है कि कोई नहीं आया तब राहुल जी आए, और राहुल जी ने हमने दिया कुछ नहीं, राहुल जी ने हमें दिया कुछ नहीं, लेकिन राहुल जी के कारण हमें जीने की एक नई उम्मीद मिली, क्योंकि हमें लगा इस देश में कोई तो है जो मणिपुर का हाल जान रहा है। यह है हमारे राहुल गांधी। फिर समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी से इस देश को इतना प्रॉब्लम क्यों है, इस देश को राहुल गांधी से तकलीफ क्या है। सच कहूं, अगर राहुल गांधी मंदिर गए फिर भी इस देश को तकलीफ है, राहुल गांधी मस्जिद गए फिर भी इस देश को तकलीफ है, राहुल गांधी टीका लगाए फिर भी इस देश को तकलीफ है, राहुल गांधी टोपी पहने फिर भी इस देश को तकलीफ है, राहुल गांधी इंग्लिश में बोले फिर भी इस देश को तकलीफ है, राहुल गांधी हिंदी में बोले फिर भी इस देश को तकलीफ है, राहुल गांधी भारत जोड़ा यात्रा निकाले फिर भी इस देश को तकलीफ है, राहुल गांधी विदेश जाए फिर भी इस देश को तकलीफ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस देश को तकलीफ राहुल गांधी से नहीं, इस देश को तकलीफ है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलने वाले उस शख्स से जो आज देश में घूम घूम के मेहनत कर रहा है। राहुल गांधी से पूछा गया कि एज ए पॉलिटिशियन, एक नेता होने के कारण कैसा भारत चाहते हो, तो बोलते हैं मैं जो भारत का जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको एक ऊपर की रेखा में लाना चाहता हूं। यह होता है एक पॉलिटिशियंस का सपना कि मेरे राष्ट्र में रहने वाला हर आदमी स्वाभिमान से जी पाए। तो इस तरह से राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में काम किया है, सच्ची में वो मेहनत कर रहे हैं। इस सारे मुद्दे पे आपको क्या लगता है, बस एक बात याद रखना, इस मुद्दे पे आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। एक बात याद रखिए, अगर इस देश में कोई व्यक्ति सच में मेहनत कर रहा है तो इस देश का युवा होने के कारण यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे काम की सराहना करें। अगर हम लोग ऐसे काम की सराहना नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई भी नेता हमारे लिए काम नहीं करेगा। देखिए, मुझे कोई पार्टी का कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारे हिंदुस्तान के लिए, इस भारत माता के लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसके काम की हमने सराहना करनी चाहिए। जो भी आपको इस मुद्दे पे लगता है इस कमेंट बॉक्स में लिखने का मत भूलिए। लेकिन कमेंट डालते समय एक बात याद रखना, आप किसी पार्टी के नहीं हो, इस देश के एक युवा हो और भारत माता को सबसे ऊपर रख के इस वीडियो में कमेंट करना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस आगे आएंगे जो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताता हूं कि जो भी मुद्दे इस देश में बार बार अब आगे आएंगे उस हर मुद्दे पर मैं इसी ताकत से बोलूंगा। जो चीज इस देश के लिए अच्छी है उसे अच्छा ही कहेंगे और जो बुरी है उसे बुरा ही कहेंगे। इसी के साथ मैं रुक जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस देश के युवा होने के कारण बोलना बंद ना करें, क्योंकि अगर युवा चुप रहेंगे तो इस देश का भविष्य संकट में जा सकता है और अगर युवा बोलेंगे तो इस देश का भविष्य उज्जवल बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।